नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। एक बार जल्दी से जुड़ें, फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। राम राम, नमस्कार सबको भाई। और जुड़ कर बताइएगा कि आपके पास मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है, सही से आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, वो एक बार मुझे बताइए। विजय लक्ष्मी, चलो। आप सभी को भाई दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी बुराइयां हैं वो आप छोड़ दीजिएगा। आज आपके जो मन में, जहन में, ठीक है, दिल में, जहाँ भी आप बुराइयां रखते हैं उनको थोड़ा सा एक साइड रख करके और फिर आप लाइफ जीने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक बार जल्दी से सभी जुड़ करके बताइएगा कि आपके पास मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है, सही से सुन पा रहे हैं मुझे आप। करें शुरुआत, चलो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष की जब बात करेंगे तो वो कौन बनी है, उसके बारे में आप आंसर देने वाले होंगे तो क्या देंगे? तो उसका नाम देंगे आप, क्या बोला जाएगा? पीटी उषा। तो पीटी उषा की जब हम बात करें तो पीटी उषा ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया है, ठीक है। ये पीटी उषा एथलेटिक्स में इनका नाम लिया जाता है। एशियन गेम्स में हमारे लिए मेडल ला चुके हैं ये पीटी उषा, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल ला चुके हैं और ओलंपिक संघ की पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनाई गई। मनिका बत्रा की बात करें तो मनिका बत्रा कौन है? ये मनिका बत्रा खेलती हैं टेबल टेनिस। क्या खेलती हैं ये? टेबल टेनिस में इनका नाम लिया जाता है। दिल्ली से इनका संबंध माना जाता है और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स में ये मेडल लेके आई थी 2018 में। और अभी हाल ही में भी जो है मनिका बत्रा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया है। गोल्ड मेडल की जब हम बात करते हैं तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2020 में। MC मैरी कॉम की बात करेंगे तो इनका संबंध आप बॉक्सिंग में मानते हैं। बॉक्सिंग में ये 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। ये 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है MC मैरी कॉम की जब हम बात करेंगे तो। सेम उसी प्रकार नाम आता है साइना नेहवाल। ये खेलती हैं बैडमिंटन। ये क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। और ये साइना नेहवाल का संबंध अपने हरियाणा के हिसार से माना जाता है। अपने हरियाणा के हिसार की जब बात करेंगे तो उसे इसका संबंध आप मानते हैं। MC मैरी कॉम की जब हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भाई नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? जब मैं नीति आयोग की बात हम करता हूँ तो नीति आयोग, इसका नाम पहले योजना आयोग होता था। इसको पहले योजना आयोग के नाम से इसको आप जानते थे। ये योजना आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है, प्लानिंग कमीशन की। ये एक सलाहकारी निकाय है, एडवाइजरी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, ठीक है। मतलब इसके बारे में संविधान में कहीं किसी आर्टिकल में नहीं इसके बारे में जिक्र आपको देखने को नहीं मिलता। बाद में इसका नाम नीति आयोग हो गया। कब से? 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। और तब से ये योजना आयोग की जगह इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। जैसे अब योजना आयोग का जिक्र करता हूँ तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम करता था। पंचवर्षीय योजना, और तो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, ठीक है। उसको लागू करने का काम कौन करता है? NDC, वो आज भी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो भी प्रधानमंत्री होता था और आज नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, PM होता है। इसके उपाध्यक्ष बनता है, जैसे इसका उपाध्यक्ष बना था उस समय गुलजारीलाल नंदा पहले उपाध्यक्ष बने। जब इन पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम योजना आयोग का है, इसमें योजना आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके सदस्य होते हैं। लेकिन जब मैं NDC की बात करता हूँ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जब हम बात करेंगे, NDC जब हम इसकी बात करते हैं तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का काम करती है। इसमें सदस्य कौन होते हैं? इसमें योजना आयोग के तो सारे सदस्य होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी को भी इसमें शामिल किया हुआ होता है। इसको आप याद रखिएगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। इसको भी आप नोट करके रखना, ध्यान रह जाएगी। कर लेंगे याद? बिल्कुल जी। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आपके पढ़ाने का तो NDC की जब हम बात करें तो ये NDC में वो सारे सदस्य होते हैं योजना आयोग वाले, लेकिन बाद में और जो है उसके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हेड भी हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है।
वो जो योजना बनाई योजना आयोग ने, वो इसको लागू करने का काम एनडीसी करती है। फिर आज ये योजना आयोग है नहीं, आज क्या है, नीति आयोग। और नीति आयोग जब से बना है तब से ये पंचवर्षीय योजनाएं भी नहीं आती। जब से नीति आयोग बना है, जब से पंचवर्षीय योजनाएं भी बनना बंद हो गया है। अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनती। अब पंचवर्षीय योजनाओं की बात करूंगा तो पंचवर्षीय योजनाएं, आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो वो थी 12वीं। ठीक है, और 12वीं भी 3 साल ही चली थी, और बाद में जब नीति आयोग बना 2015 में तो उसको हटा दिया गया। तो एट प्रेजेंट आपसे पूछे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछे तो आप खत्म हो गई, उसके बाद अब नई पंचवर्षीय योजनाएं नीति आयोग नहीं बनाता। ठीक है, अब ये नीति आयोग ये योजनाएं बनाने का काम नहीं करता है, ध्यान रखना। तो आज वर्तमान में जब हम बात करेंगे तो किसका नाम आता है, डॉक्टर सुमन बेरी का। डॉक्टर सुमन बेरी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी। जब आपसे पूछे कि राजीव कुमार कौन है वर्तमान में, तो राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो आप किसका नाम आता है, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछे तो वो आप कौन किसका नाम लेने वाले हो, राजीव कुमार का नाम आपके द्वारा लिया जा रहा होगा। एक बार इस सेशन को लाइक कर दो बेटा जल्दी से, एक बार सेशन को लाइक बटन दबा दीजिएगा जल्दी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अभी कोई आपसे पूछे, जब मैंने नाम लिया इलेक्शन कमीशन का, तो आप ये बताइएगा भारतीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता डे जाते हैं एग्जाम में भाई आपके, तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्यों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं इस दिन? क्योंकि इसी दिन राष्ट्र अपने यहाँ चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी दिन हमारे यहाँ चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, बिल्कुल जी। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो एक जब 25 जनवरी आया तो 24 जनवरी का जिक्र और कर देता हूँ, 24 जनवरी का जिक्र और कर लेता हूँ। क्या 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस की जब हम बात करेंगे वो आप मनाया जाता है 24 जनवरी को, है ना। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे एक और पूछ लो, बताओ 23 जनवरी को क्या मनाते हो? 23 जनवरी को मनाया जाता है क्या? उस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। सुभाष चंद्र बोस को आप याद करते हैं उस दिन, और उस दिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगी ये सारी बातें। चलो नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष की जब बात करेंगे तो किसका नाम आता है? नितिन गुप्ता का नाम आपके द्वारा लिया जा रहा होगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड। नेक्स्ट है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने? तो इसकी जब बात करेंगे तो ये वर्तमान में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 50 में मुख्य न्यायाधीश है। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका नाम लिया जा रहा है, याद रहेगा। 50वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले होते थे यू ललित। कौन थे? यू ललित थे इससे पहले। 49वें कौन थे? यू ललित थे। सुप्रीम कोर्ट के जब हम बात करेंगे तो आप ये बताइएगा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो बताइए मुझे, बताइए जल्दी जल्दी, क्या आंसर आप देने वाले हो? राम राम भाई। पहले सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बताना है आपको, जल्दी कमेंट करके बताइए। और सेशन को लाइक करो एक बार सारे। बिल्कुल जी, क्या नाम है आपका? शिवानी शिवानी। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, कुंडू की हीरालाल। तो क्या बोलेंगे? हीरालाल जे कानिया। क्या नाम लेंगे? हीरालाल जे कानिया की जब हम बात करते हैं। हीरालाल जे कानिया जो है इसके बारे में जब आपसे कोई पूछे तो ये वर्तमान में हमारी क्या है? हीरालाल जे कानिया एट प्रेजेंट आपसे कोई पूछता है तो वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे।
सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कहाँ थी और कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो उसका आंसर आपके देने वाले होंगे। उसकी स्थापना हुई थी कब? 1774 में, 1774 में कलकत्ता में। पता होगा आपको 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और उस रेगुलेटिंग एक्ट के जस्ट बाद आपको 1774 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए? वो आप क्या आंसर लगाएंगे बताइए। कम से कम उम्र का प्रावधान क्या है? 1774 लिखा है भाई। कम से कम उम्र का प्रावधान क्या है? बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर देंगे। कम से कम 35 साल। क्या बात। सुनील शर्मा 35, शिवानी कोंडू आप भी 35 बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा है, नाइस। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश बनता है तो कम से कम उम्र का कोई प्रावधान नहीं होता। ठीक है, कोई नहीं होता। उसकी जब हम बात करेंगे तो अधिक से अधिक का होता है, या तो उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए या उसका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाए। या तो उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए या उसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष हो जाए, तो ऐसे उसमें रिटायर होना पड़ेगा। वो बन जाए भाई 10 वर्ष का भी बेच सकते हैं, चाहे 10 साल का हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है। कम से कम उम्र का कोई प्रावधान नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। फिर को जी फिर तो कोई बन जाए ना, ऐसा को उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए उसको। हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल की, 10 साल की यदि प्रैक्टिस नहीं कर रखी उसने हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज या न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। कम से कम उसको 10 साल बिताए जाने चाहिए हाई कोर्ट में, तब बनेगी। और हाई कोर्ट में भी ऐसा ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें भी एक समय लगता है। तो सारी चीज़ें ऐसा इतना आसान एक काम एक तरीके से नहीं होता। ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश हैं? तो कहते हैं एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है। अन्य न्यायाधीश कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो बोलेंगे 33। इसलिए बोलते हैं 33 + 1 34 होते हैं। आज तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है इंडिया में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कोई बनी हो कोई महिला? आज तक कोई नहीं बनी है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस आज तक कोई महिला नहीं बनी है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कोई महिला सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बनी है। हाँ, आगे बनेगी यदि ठीक मामला ठीक रहा तो 2027 में। नेक्स्ट है, बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है भाई? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, रोजर बिन्नी या कोई और? बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली हैं, सचिन तेंदुलकर है, रोजर बिन्नी है और सुनील गावस्कर है। तो उसकी जब हम बात करेंगे तो नाम क्या देने वाले हो? रोजर बिन्नी आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा। बीसीसीआई, वो बीसीसीआई जो बना था 1928 में। हेड ऑफिस इसकी बात करें तो वो मुंबई में पड़ता है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम है ना। और वो बीसीसी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करेंगे तो ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया की जब बात करेंगे तो ये रोजर बिन्नी उसके अध्यक्ष है। सौरव गांगुली पूर्व में होते थे, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ये। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के नाम हम पढ़ते हैं। आईसीसी की बात करते हुए आईसीसी भी बनी थी 1909 में। आईसीसी कब बनी है? 1909 में बनी है। बर्किन हेड वर्तमान में इसके हेड हैं और यूएई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। आईसीसी में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं।
इंडिया इसका पूर्णकालिक सदस्य बना था 1926 में। 1926 में इंडिया इसका पूर्णकालिक सदस्य बना था बीसीसीआई का। और अभी हाल ही में इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है। अभी हाल ही की जब हम बात करें तो इंडिया में कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा है, वनडे वर्ल्ड कप की जब हम बात करेंगे तो वो चल रहा है। ठीक है, 5 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी, ये आप अच्छे से जानते होंगे इस बारे में। नेक्स्ट है, देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है भाई? उसकी जब हम बात करेंगे तो क्या देने वाले हो? 14वें उपराष्ट्रपति कौन है आज उपराष्ट्रपति? आप जब उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो ये उपराष्ट्रपति क्या होता है? ये जो भाई साहब जो उपराष्ट्रपति होता है, ये उपराष्ट्रपति की जब हम बात करेंगे तो ये भारत में जब संसद की जब हम बात करें, संसद में राज्यसभा का उपसभापति होता है, सभापति होता है, तो क्या बोलेंगे? ये सभापति होता है। क्या होता है? ये राज्यसभा में सभापति होता है। राज्यसभा का जिक्र कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है? आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। और उस राज्यसभा में सभापति के रूप में कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है, जो वेतन मिलता है, वो वेतन जो है उपराष्ट्रपति होने का नहीं मिलता, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने का मिलता है। एक्चुअल में भाई साहब का काम सभापति होने का है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं ये, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि उपराष्ट्रपति कभी भी ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ये बाहर से लाया हुआ बंदा है। ठीक है, और उनको क्या बना दिया गया? बाहर से ला करके वो यहाँ पर जो है सभापति बना दिया। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है जगदीप धनखड़, जिनका संबंध अपने राजस्थान से जिनका संबंध माना जाता है। और ये जो राज्यसभा होती है, ये राज्यसभा, इसके पास अधिकार क्या होता है कि जितने भी हमारी सिविल सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, AS IPS, वो अखिल भारतीय सेवाओं की जब बात करेंगे तो ये अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जिक्र आपसे करें तो इन पर जो इनको समाप्त करने की बात आए या इनमें और नई जोड़ने की बात आए तो वो काम कौन करता है? वो राज्यसभा करती है। ठीक है, एक और याद रखना, कोई भी विधेयक, जैसे धन विधेयक को छोड़ करके और जितने भी विधेयक होते हैं उन सभी विधेयक पर लोकसभा को राज्यसभा की भी मंजूरी चाहिए होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा ऐसा कर देगी काम और फिर राष्ट्रपति साइन करके कर देगा ना। धन विधेयक के जो सारे अधिकार जो हैं वो लोकसभा के पास होते हैं। राज्यसभा उसको अपने पास नहीं रख सकती, उसमें कोई चेंज नहीं करा सकती। राष्ट्रपति उसके केस में कोई वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, राष्ट्रपति उसमें किसी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या होगा कि लोकसभा की जब हम बात करेंगे तो लोकसभा में ये धन विधेयक जो है केवल लोकसभा के पास अधिकार है, लेकिन और कोई भी विधेयक होता है उसमें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी अधिकार होता है और राष्ट्रपति उस पर जब तक साइन ना कर दे जब तक वो कानून नहीं बनता है। अभी हाल ही की बात करेंगे तो अभी हाल ही में आपने नाम सुना होगा, अभी एट प्रेजेंट आपसे कोई बात करे तो अभी हाल ही में 106वां संविधान संशोधन हुआ। 106वां संविधान संशोधन, वो संविधान संशोधन होने की जब बात आएगी तो वो संविधान संशोधन होने की जब बात आती है तो उसमें जब आपसे कोई बात करे तो क्या बोलने वाले होंगे? तो वो संविधान संशोधन किससे संबंधित था? वो था महिला आरक्षण को लेकर के। किसको लेकर के? महिला आरक्षण को लेकर के था वो। ठीक है, ध्यान रखना, महिला आरक्षण की जब हम बात करेंगे, महिला आरक्षण को लेकर के वो विधेयक की जब हम बात करेंगे तो इसका नाम आप देने वाले। ठीक है, महिला आरक्षण को लेकर के वो विधेयक आपको देखने को मिलेगा। 106वां संविधान संशोधन इसको लेकर के था, महिला आरक्षण को लेकर के था, जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 30%। अभी चौथा कौन सा था? कई बार पूछ लिया जाता है। 104वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो वो कौन सा था? तो वो था कि हमारे यहाँ आंगल भारतीय होते हैं, लोकसभा में 2 और राज्यों की विधानसभा में 1-1। तो राज्यों की विधानसभा में तो राज्यपाल नॉमिनेट करता है और विधानसभाओं की बात करेंगे तो उसमें लोकसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है 2 को। आंगल भारतीय कौन से होते हैं? जिनका जन्म इंडिया में हुआ हो लेकिन उनके माता पिता का जन्म ब्रिटेन में हुआ हो और वो यहाँ रह गए हो और उनको आंगल भारतीय कहते हैं। उनमें से किसी 2 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था लोकसभा में और राज्यसभा में 1 को नॉमिनेट करता था।
और उसकी जब हम बात करेंगे तो वो नाम आएगा विधानसभा में। तो अब आर्टिकल संविधान संशोधन 104 के तहत अब वो नहीं हो सकता है, ये अमेंडमेंट कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया उसको। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो वो 104वां संविधान संशोधन के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसको आप याद रह जाएगी बिल्कुल। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में भारत के 16वें महान्यायवादी कौन बने? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं अभी? एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, वो एक बार कमेंट करके बताना है आपको, जल्दी बताइए। एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? एन.वी. रमन्ना, रेखा मेनन, आर वेंकट रमणी और सुबोध कुमार जायसवाल। 16वें महान्यायवादी कौन है? कौन है बताइए भाई। क्या नाम देंगे? आर वेंकट रमणी। हाँ, क्या बोलेंगे? आर वेंकट रमणी की जब बात करेंगे तो ये वर्तमान में हमारे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे तो ये अटॉर्नी जनरल होता कौन है? अटॉर्नी जनरल होता कौन है? ये होता है एक सरकार का, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा मतलब सरकार का वकील, केंद्र सरकार का वकील होता है ये। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये केंद्र सरकार का वकील, एक तरीके से इसको आप कहें। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे आपने यहाँ पर एडवोकेट जनरल होता है, राज्य में होता है एडवोकेट जनरल, केंद्र में क्या होता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इससे इस के नीचे, इस अटॉर्नी जनरल के नीचे 4 सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। ठीक है, राज्य में सबसे बड़ा वकील कौन सा होगा? एडवोकेट जनरल। केंद्र में सबसे बड़ा वकील कौन सा होता है तो बोलेंगे, तो इसका नाम क्या देने वाले होंगे? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल बोलने वाले, याद रहेगा ये बात आपको। नहीं रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। बोला है, देश के दूसरे चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त हुए अभी? दूसरे चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किनको नियुक्त किया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? आपको टीजीटी का, एसएसटी का बेस लेना है, प्लीज गाइड मी। केवल पूरा मतलब आपको केवल टीजीटी, आपको एसएस एसएस पढ़नी है, पूरा पूरा सिलेबस पढ़ना है? कृति, पूरा सिलेबस पढ़ना है या कोई और पढ़ना है? बताओ मुझे एक बार। तो कौन है? अनिल चौहान आप बोलने वाले होंगे। क्या नाम देंगे? अनिल चौहान। के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? जैसे आप यहाँ पर 24/7 डालते हैं, ठीक है, ऐप पर डाउनलोड हो जाएगी ऐप। और जब ऐप डाउनलोड हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा जाना है स्टेट एग्ज़ाम। स्टेट एग्ज़ाम में जाकर कहाँ जाना है? हरियाणा। हरियाणा में आपको जाना है स्टेट हरियाणा। और अब आपको चाहिए केवल टीजीटी एसएस का बैच। तो टीजीटी एसएस की जब हम बात करें, देखो अकेला एसएसटी का बैच चाहिए तो केवल जीके मतलब एसएसटी, अन्य सब्जेक्ट नहीं होंगे। तो आप इस पर क्लिक करें।
यदि आपको कंप्लीट, जैसे आपको सोशल TGT-SS का बैच चाहिए तो ये है, तो क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। मतलब लेना उसको भी इसी तरीके से है, बाय नाउ, एंटर कूपन कोड लगाएंगे Y737, Y737, अप्लाई करेंगे, लिख लेना अपनी नोटबुक। यहाँ पर क्या लिखा है, 2099 रुपये, लेकिन ये 2000, ये कितने में, 2099 में नहीं आएगा। जब उसको Y737 कोड लगाओगे तो ये ऐप पर जब आप खरीदोगे तो नियर अबाउट ये 1950 रुपये के आसपास दिखेगा। तो यदि कंप्लीट बैच लेना है तो वो आप ये इस तरीके से ये बैच ले सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से बैच को लिया जा सकता है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ये आज का सेशन था। और अन्य किसी को लेना हो तो अन्य में क्या करना पड़ेगा, अन्य भी बैचेज जो हैं वो, जैसे आप एस्टेट में अन्य बैच भी हैं, जैसे PRT का बैच है, कॉमर्स का है, ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करेंगे तो आपको कॉमर्स का इंडिविजुअल बैच भी है, कॉमन STT, ये सारे आपको, मैथ्स, हिंदी, ये सारे आपको बैच, कॉमन बैच मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही कर।